बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके ईएनटी में भी और सर्जरी में बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो ट्रैकियोस्टोमी होता क्या है? ट्रैकिया मीन वाइंड पाइप और ओस्टोमी मीन कि आपने ओपनिंग को क्रिएट करना है और उसको आपने ओपन ही रहने देना है। ओटमी के अंदर सिर्फ ओपनिंग क्रिएट करते हैं, जबकि ओस्टमी में ओपनिंग का एक्सटीरियर कनेक्शन बनाते हैं, जबकि एक्टमी में हम उस पार्ट को सर्जिकल एक्सरसाइज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ट्रैकियोस्टमी में सबसे पहले क्या करेंगे? एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रैकिया में ओपनिंग क्रिएट करेंगे। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ट्रैकियोटमी। और फिर उस ओपनिंग को स्टोमा में कन्वर्ट कर देंगे ऑन द स्किन सर्फेस, तो उसको ट्रैकियोस्टमी कहते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो आपने इन दोनों टर्मिनोलॉजी को समझना है। जो ट्रैकियोटमी है वो असल में ट्रैकियोस्टमी का एक पार्ट होता है। अब ट्रैकियोस्टमी के फंक्शंस को, इंडिकेशंस को, टाइप्स को, कॉम्प्लिकेशंस को, इंडिकेशन को और जो टेक्निक है उसको आपने पढ़ना है। सबसे पहले हम ट्रैकियोस्टमी के फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। ट्रैकियोस्टमी के 5 फंक्शन होते हैं, 5 नहीं बल्कि 6 फंक्शन होती है। एक फंक्शन में खा गया पकड़ के। अच्छा, तो ट्रैकियोस्टमी के 6 फंक्शन होते हैं। नंबर 1 फंक्शन है अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ब्रीथिंग। कि पहला ये है कि वे ब्रीथिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल होता ही है कि जो एयर है वो नोज से नेसोफेरिंक्स और फिर यहाँ पे आती है लैरिंक्स और ट्रैकिया में, लेकिन सीधा आपने ट्रैकिया तक पहुंच जाना है। ओके, ठीक हो गया। तो ये जो पहला है अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ब्रीथिंग, इसकी वजह से अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन अपर एयरवे में है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द लिप्स टू दैट ट्रैकियोस्टोम, ट्रैकियोस्टोम उस ओपनिंग तक हम उस पे रहेगा। ओके, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करती है। नंबर 2 है इम्प्रूव एल्व्यूलर वेंटिलेशन। ये मैंने छोड़ दिया है। अब इम्प्रूव एल्व्यूलर वेंटिलेशन का मतलब क्या है? कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसमें रिस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होती है, सांस सीधी तरह नहीं जा पा रही होती, लंग्स की डिजीज होती है। फॉर एग्जांपल एम्फाइसीमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, एटिलैक्टेसिस है। तो इन डिजीज के अंदर रिस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होती है। तो इसमें एल्व्यूलर वेंटिलेशन को इम्प्रूव किया जाता है। किस तरह से? कि जो ट्रैकियोस्टमी की जो ट्यूब है वो करती क्या है? डेड स्पेस को कम कर देती है बाय 30 टू 50%। नॉर्मली डेड स्पेस 150 ml होती है। डेड स्पेस ये वो एरिया होता है जो कि एयर को अकोमोडेट कर देता है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं होती, तो उस डेड स्पेस को कम कर देती है, यानी एक्सचेंज को बढ़ा देती है, वेंटिलेशन को इंप्रूव कर देती है। नंबर 2 के जो ट्रैकियोस्टमी की ट्यूब है वो एयर फ्लो के रेजिस्टेंस को कम कर देती है। इन दोनों फंक्शन की वजह से ये करती क्या है? ट्रैकियोस्टमी की ट्यूब ये वेंटिलेशन को इम्प्रूव कर देती है। ओके, ठीक हो गया। तो दूसरा फंक्शन हो गया कि वेंटिलेशन को इंप्रूव करती है बाय डिक्रीजिंग द डेड स्पेस और बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। तीसरा फंक्शन होगा कि इसने करना किया है, एयरवे को प्रोटेक्ट करना है। अगर हम कफ ट्यूब को यूज करते हैं तो जो ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री की प्रोटेक्शन होती है। किस तरह से? कि अगर कोई सिक्रीशन एस्पायर हो रही है तो एस्पायरेशन की वजह से क्या होगा? एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए कफ ट्यूब को यूज करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री की प्रोटेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल फेरेंजियल सिक्रीशन एस्पायर हो सकती है इन केस ऑफ बल्बर पैरालिसिस या कोमा, या ब्लड एस्पायर हो सकता है इन केस ऑफ हैमरेज फ्रॉम फेरिंग्स, लैरिंग्स, मैक्सिलोफेशियल इंजरी है। तो ट्रैकियोस्टोमी करने से ये होगा कि हम फेरिंग्स और लैरिंग्स को पैक भी कर सकते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने से, और इसके अलावा सिक्रीशंस को बाहर सक भी कर सकते हैं कफ ट्यूब के जरिए, जिसकी वजह से एस्पायरेशन नहीं होगी। तो तीसरा फंक्शन है, चौथा फंक्शन है रिमूवल ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन। अच्छा, तीसरा फंक्शन था प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे अगेंस्ट द एस्पायरेशन ऑफ फेरेंजियल सिक्रेशन और ब्लड। चौथा फंक्शन है ओके रिमूवल ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन। कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट कोमे में चला गया है जिसकी वजह से वो कफ नहीं कर सकता। जब वो कफ नहीं कर सकता तो ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन को बाहर निकाल नहीं सकता, या हेड इंजरी है, रिस्पिरेटरी पैरालिसिस है, या कफ काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो गई है, फॉर एग्जांपल चेस्ट की इंजरी है, अपर एब्डोमिनल ऑपरेशन है, तो इस केस में जो ट्रैकियोब्रोंकियल एयरवे है इनके सिक्रेशन को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। किस तरह से? कि ट्रैकियोस्टमी के जरिए सिक्रेशन को सक कर लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री के अंदर नहीं मौजूद रहती और इन्फेक्शन होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। फाइनली हमें ब्रोंकोस्कोपी बार बार नहीं करनी पड़ेगी, या चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन नहीं करनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या रिस्पिरेशन है। तो अगर ये 72 आवर्स के अलावा चाहिए, पॉजिटिव ब्रीथिंग चाहिए, तो ट्रैकियोस्टमी ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ईटीटी एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। ओके, और लास्ट है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में कभी कभार ऐसा होता है कि एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन डिफिकल्ट होती है, इम्पॉसिबल होती है। फॉर एग्जांपल
कभी कभार लैरेंजियल ग्रोथ होती है या फेरेंजियल ग्रोथ होती है या ट्रेसमस होता है, तो इस केस में हम एनेस्थीसिया में जो वेंटिलेशन के लिए ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये 6 फंक्शन हो गया। अल्टरनेट पाथवे फॉर ब्रीथिंग, नंबर 2 इम्प्रूव वेंटिलेशन, एल्वियुलर वेंटिलेशन किस तरह से, बाय डिक्रीजिंग द डेड स्पेस और बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो। नंबर 3 प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे, प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे में फेरेंजियल सिक्रेशन को और क्या करती है, ब्लड को एक्सपायर कर देती है। नंबर 4 है कि ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन को रिमूव कर देती है सक्शन के जरिए। नंबर 5 है कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ब्रीथिंग है। और लास्ट है एनेस्थीसिया में। ओके, तो इसके फंक्शंस थे। अब इसके जो इंडिकेशन है वही फंक्शंस के अंदर आना शुरू हो जाती है। लाइक जो पहला जो था अल्टरनेट पाथवे फॉर ब्रीथिंग, इसका मेन पर्पस था फॉर रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो पहला जो आ गया वो रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। दूसरा इसका फंक्शन था कि इम्प्रूव एल्वियुलर वेंटिलेशन, किस केस में, रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी में। तीसरा फंक्शन था सिक्रीशंस को ड्रेन करना, सक कर देना, तो वो प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे और रिमूवल ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन, तो इसके अंदर आ जाएगा। यानी आप तीनों इंडिकेशन को फंक्शन के हिसाब से लिख सकते हो। रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी और रिटेंड सिक्रेशन। रिटेंड सिक्रेशन को करने के लिए रिमूवल ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल और प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे। रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ब्रीथिंग है। रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी के अंदर क्या आएगा, इंप्रूव वेंटिलेशन, एल्वियुलर वेंटिलेशन है। ठीक हो गया, तो ये आपको समझ आ गया होगा। रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन की क्या क्या कॉजेस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, न्यूप्लाज्म है, फॉरेन बॉडी है, लैरिंक्स का एडिमा है, या बायलैटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की पाल्सी है जिसको बायलैटरल एब्डक्टल पैरालिसिस कहते हैं, या कंजेनिटल एनोमलीज है। कंजेनिटल के अंदर लैरिंजियल सिस्ट, ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला, बायलैटरल कोआनल एट्रीजिया हो सकती है। ओके, जबकि लैरिंक्स का जो एडिमा है वो स्टीम की वजह से हो सकता है, इरिटेंट फ्यूम्स गैसेस की वजह से हो सकता है, एलर्जी की वजह से हो सकता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है। जो ट्रॉमा है वो लैरिंक्स की या ट्रैकिया की एक्सटर्नल इंजरी हो सकती है। जबकि इन्फेक्शन है वो कौन कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, लुडविग एंजाइना हो सकता है, पेरिटोन्सिलर एब्सेस है, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस है, पैराफेरेंजियल एब्सेस है, टंग एब्सेस है, एक्यूट लैरिंजोट्रैकियोब्रोंकाइटिस है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है, लैरिंजियल डिप्थीरिया है। तो ये सारे इन्फेक्शन लैरिंक्स के और ट्रैकिया के इन्फेक्शन आपने ऐड कर दे रहे हैं। ओके, जबकि रिटेंड सिक्रेशन के अंदर क्या क्या आ सकता है कि बंदा सही तरह कफ नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल कोमा में है, या पैरालिसिस हो गया मसल्स की, या रिस्पिरेटरी मसल का स्पाज्म हो चुका है, कफ काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, या फेरेंजियल सिक्रेशन एक्सपायर हो गई है। और लास्ट है रिस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी जिसके कॉजेस एम्फाइसीमा, सीओपीडी, ब्रोंकिएक्टिसिस, एटिलैक्टिसिस है। ठीक है, अब इसके एग्जाम में कभी कभार टाइप से पूछी जा सकती है, तो इसकी 5 टाइप होती है, PPEEM। पी से होता है परमानेंट ट्रैकियोस्टमी, एक और पी से परक्यूटेनियस डायलेशनल ट्रैकियोस्टमी, ई फॉर इमरजेंसी ट्रैकियोस्टमी, ई फॉर इलेक्टिव ट्रैकियोस्टमी, एंड एम फॉर मिनी ट्रैकियोस्टमी जिसको क्रिकोथायरॉयडोटमी कहते हैं। ओके, तो अब हम इसके टाइप्स को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली टाइप हमने जो पढ़नी है वो है इमरजेंसी ट्रैकियोस्टमी है। ओके, नंबर 1 टाइप्स है इमरजेंसी ट्रैकियोस्टमी। नाम से लग रहा है कि ये ट्रैकियोस्टमी है, ये प्री प्लान्ड नहीं होती बल्कि ये इमरजेंसी कंडीशन के अंदर करती है। किस कंडीशन में करती है, जब कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो जब कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो हम जो ट्रैकियोस्टमी परफॉर्म करते हैं वो होती है इमरजेंसी ट्रैकियोस्टमी। ओके, ठीक हो गया, तो इसको साफ कर लेते हैं यहाँ से। इमरजेंसी ट्रैकियोस्टमी है। इसके बाद नंबर 2 है वो है इलेक्टिव ट्रैकियोस्टमी जिसको हम सिंपल ट्रैंक्विल या ऑर्डरली या रूटीन या प्री प्लान ट्रैकियोस्टमी कहते हैं। ओके, इलेक्टिव ट्रैकियोस्टमी को क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विल या प्लान्ड बोलते हैं इसको, या उसको ऑर्डरली भी बोलते हैं, या उसको हम रूटीन ट्रैकियोस्टमी कहते हैं। जो हम कर रहे होते हैं नॉर्मली वार्ड के अंदर, ओके, ओटी के अंदर, तो वो कौन सी होती है, वो इलेक्टिव ट्रैकियोस्टमी कहती है। जो प्लान्ड होती है, जो अनहरिड होती है, जल्दी जल्दी भी नहीं कर सकते होते बल्कि आराम से देखभाल के करते होते हैं। ओके, तो इसमें पहले एंडोट्रैकियल ट्यूब पुट करते हैं, लोकल या जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। अब आगे जो ये वाली जो इलेक्टिव है ये भी आगे 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी 2 टाइप की होती है, एक है थेरापेटिक और दूसरी होती है प्रोफाइलैक्टिक, डिपेंडिंग अपन आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। थेरापेटिक और दूसरा होती है प्रोफाइलैक्टिक। ओके, तो जो थेरापेटिक होती है इसका मेन फंक्शन है रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को, सिक्रेशन को या इनसफिशिएंसी को रिलीव करना। तो इसकी मेन होती है रिलीफ के लिए। ओके, जबकि प्रोफाइलैक्टिक होती है ये प्रोटेक्शन के लिए होती है, टू गार्ड अगेंस्ट एंटीसिपेटेड रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन या एस्पायरेशन सिक्रेशन की, या कोई इनसफिशिएंसी वगैरह हो गई है। ओके, तो पहले ये है कि ये किसके लिए होती है, नंबर 1 रिलीफ ऑब्स्ट्रक्शन
नंबर 2 इस्तेमाल होती है ये रिमूव सिक्रेशन के लिए, ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन के लिए। नंबर 3 वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, जबकि जो प्रोफाइलैक्टिक होती है ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट एंटीसिपेटेड रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, एंटीसिपेटेड। ओके, फॉर एग्जांपल टंग की, फ्लोर ऑफ माउथ की सर्जरी हो रही है या लेरेंजोफेशियल की सर्जरी वगैरह हो रही है। ओके, जो इलेक्टिव ट्रैकियोस्टमी होती है टेम्परेरी होती है और इसको क्लोज कर देती है जब इंडिकेशन ओवर हो जाती है। इसके बाद लास्ट है परमानेंट ट्रैकियोस्टमी, लास्ट नहीं बल्कि थर्ड, वो है परमानेंट ट्रैकियोस्टमी। ये उन केसेस में रिक्वायर होती है जब बायलैटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पाल्सी है या फिर लैरेंजियल स्टेनोसिस है, तो इस केस में परमानेंट ट्रैकियोस्टमी करते हैं। इसको भी मजीद 3 में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। ओके, तो इमरजेंसी वाले को हम 3 में डिवाइड करते हैं। सॉरी, इमरजेंसी नहीं, परमानेंट हम पढ़ रहे थे। परमानेंट, परमानेंट। तो परमानेंट का पहला होगा, अजीब सा लिख दिया है मैंने यहाँ पर, परमानेंट। तो पहला परमानेंट में होगा वो होगा हाई ट्रैकियोस्टमी, दूसरा मिड ट्रैकियोस्टमी और तीसरा होता है लो ट्रैकियोस्टमी। जो हाई होती है ये अबव द थायराइड इस्थीमस परफॉर्म की जाती है। ओके, अब इस्थीमस आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रैकियल रिंग पर लेवल पर देखने को मिलता है। अबव द लेवल ऑफ थायराइड इस्थीमस है। ओके, और ये वाला ये ट्रैकियोस्टमी क्या कब करते हैं, इस ट्रैकियोस्टमी हम इसकी एक ही इंडिकेशन है। ओके, तो उसकी इंडिकेशन है कैंसर ऑफ लैरिंग्स है, कैंसर ऑफ लैरिंग्स। इस केस में हम इसको परफॉर्म करते हैं और इस ट्रैकियोस्टमी करने की वजह से क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज की क्या हो सकती है, पेरिकॉन्ड्राइटिस हो सकता है। ओके, सबग्लोटिक स्टेनोसिस वगैरह हो सकती है, तो इसको अवॉइड करते हैं। सबग्लोटिक स्टेनोसिस हो सकती है। आप देख सकते हो मुझे कितना पसीना आ रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में। अच्छा, मिड ट्रैकियोस्टमी पर कब करते हैं, किस लेवल पे होती है, थ्रू द लेवल ऑफ इस्थीमस, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रैकियल रिंग में करते हैं। ओके, ठीक हो गया। जबकि लो ट्रैकियोस्टमी बिलो द लेवल ऑफ थायराइड इस्थीमस होता है। ओके, और यहाँ पर ट्यूब डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इसकी टेक्निक क्या होती है। ओके, तो कहते हैं कि ट्रैकियोस्टमी करने से पहले एंडोट्रैकियल ट्यूब आपने इंसर्ट करनी होती है। ओके, तो टेक्निक देख लेते हैं हम। टेक्निक में क्या होगा, सबसे पहले आपने एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करनी है। फिर पोजीशन क्या होगी, पोजीशन में ये है कि शोल्डर के नीचे पिलो रखती है ताकि नेक एक्सटेंड हो जाए। जब नेक एक्सटेंड होगी तो ट्रैकिया आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेगा। ओके, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या इमरजेंसी कंडीशन में है तो एनेस्थीसिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो इस केस में क्या होगा, लिग्नोकेन यूज़ करनी है, लिग्नोकेन प्लस एपिनेफ्रिन वगैरह यूज़ करनी होती है। कभी कभार जनरल एनेस्थीसिया विद इंट्यूबेशन वगैरह के साथ भी कर सकते हैं। अब इसके स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन क्या है, तो यहाँ पर 2 इंसिजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वर्टिकल इंसिजन है और दूसरा ट्रांसवर्स इंसिजन है। जो वर्टिकल इंसिजन मिड लाइन ऑफ नेक में होता है, जो कि रिक्वायर्ड से होता हुआ कहाँ पर होता है। ओके, ये लिख नहीं रहा, रिक्वायर्ड से होता हुआ कहाँ पे जाता है, स्टर्नल नॉच तक जाता है। ओके, जबकि जो ट्रांसवर्स इंसिजन होता है ये अबव द स्टर्नल नॉच होता है, या अबव द स्टर्नल नॉच 2 सेंटीमीटर अबव द स्टर्नल नॉच है। जो फेवरेबल इंसिजन है वो वर्टिकल इंसिजन होता है। ओके, जिसको इमरजेंसी और इलेक्टिव दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो ट्रांसवर्स इंसिजन है ये कॉस्मेटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्मेटिकली इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्कार कम प्रोड्यूस करेगा। इंसिजन के बाद टिश्यू को डाइसेक्ट करते हैं, मिड लाइन में डायलेटेड वेन्स को डिस्प्लेस या लाइगेटेड वगैरह कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। एग्जाम में कभी कभार इसकी कॉम्प्लिकेशन पूछी जाती है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन को 3 हेडिंग में डिवाइड कर देते हैं। पहली हेडिंग होती है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, दूसरी होती है इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशन और तीसरी होती है लेट कॉम्प्लिकेशन। आप देख सकते हो मुझे कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है, लिखा भी नहीं जा रहा मुझसे। तो इंटरमीडिएट में क्या क्या हो सकता है, हैमरेज हो सकता है, स्लीप एपनिया, कैरो एपनिया हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, रिकरेंट लारेंजियल नर्व की पाल्सी हो सकती है, या एस्पायरेशन हो सकता है, या एसोफेगस की इंजरी हो सकती है। ओके, इंटरमीडिएट के अंदर जो कि ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू आवर्स या डेज में होता है, जबकि लेट वाला ये वीक्स या मंथ्स में आपको देखने को मिलता है। तो इसमें ब्लीडिंग या हेमरेज भी आ सकता है, रिएक्शनरी या सेकेंडरी, वो प्राइमरी था। ट्यूब की डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ट्यूब की ब्लॉकिंग हो सकती है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा हो सकता है, ट्रैकियाटिस हो सकता है, एटिलेक्टेसिस हो सकती है, लोकल वुड इन्फेक्शन हो सकती है।
या फिर यहाँ पर हेमरेज है, लारिंजियल स्टेनोसिस है, ट्रैकियोस्टेनोसिस है, ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला क्रिएट हो सकता है, डीकैनुलेशन हो सकती है, ओके, या परसिस्टेंट ट्रैकियोक्यूटेनियस फिस्टुला है, ट्रैकियोस्टोमी स्कार है, या क्लोजन हो सकती है ट्यूब की। अब कुछ प्रोसीजर्स होते हैं फॉर इमीडिएट एयरवे मैनेजमेंट, तो उसमें जा थर्स्ट, ओरोफेरेंजियल एयरवे, नेसोफेरेंजियल एयरवे, लारिंजियल मास्क एयरवे, ट्रांसट्रैकियल जेट वेंटिलेशन, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, क्रिकोथेराडोटमी जिसको लारिंजियोटोमी या फिर मिनी ट्रैकियोस्टोमी कहते हैं, इमरजेंसी ट्रैकियोस्टोमी करते हैं। लास्ट वाला परक्यूटेनियस डायलेशनल ट्रैकियोस्टोमी है, जिसके एडवांटेजेस ये है कि आपका पेशेंट को ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता ऑपरेशन थिएटर में, उसके पैसे बच जाते हैं, ओके, और वो आईसीयू के नोजियोक्योमल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकता है, अवॉइड कर सकता होता है। उन पेशेंट में अवॉइड करते हैं जो ओबीज होते हैं, जिनमें नेक का मैस होता है, जो इंट्यूबेट नहीं कर सकते या अपने नेक को एक्सटेंड वगैरह नहीं कर सकते, ओके, या जिनमें लैरिंक्स और ट्रैकिया पाल्पेबल नहीं हो पाते, या जिनमें कोआगुलोपैथी है। जबकि कॉम्प्लिकेशन के अंदर पैराट्रैकियल एंट्री है कि इसकी डायलेटर या ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब की ल्यूमेन वेंटर हो गया, हैमरेज हो गया, पोस्टीरियर ट्रैकिया वाल डैमेज हो गया और सर्जिकल एम्फाइसीमा है। ठीक हो गया। तो ये था ट्रैकियोस्टोमी का। मैं लेक्चर्स को और प्रोलॉन्ग करने वाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझसे लिखा नहीं जा रहा, ये मुझे पसीना आया हुआ है इतना ज़्यादा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।